नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के लिए हुए रवाना। किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ करेंगे वार्ता। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। भाजपा की संसद में कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी। लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक हुए पेश। थोड़ी देर में विकसित भारत रोजगार के लिए गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 भी हुआ पेश। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों के हर परिवार को हर साल कम से कम 125 दिन का मजदूरी वाला काम देने की गारंटी। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के फैसलों से ऊर्जा क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक बदलाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कोयले का आयात घटा, दोगुना बढ़ा उत्पादन। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एनर्जी हब बना भारत। और भाजपा ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारी किए नियुक्त। पीयूष गोयल को तमिलनाडु तो वहीं बैजयंत पांडा को असम के लिए चुनाव प्रभारी किया नियुक्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के लिए आज सुबह रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पीएम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में लिखा, आज मैं महामहिम राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर जॉर्डन में रहूंगा। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं महामहिम प्रधानमंत्री जफर हसन से बातचीत करूंगा। मैं महामहिम क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और वे राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री एक बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे की शुरुआत सोमवार को जॉर्डन से करेंगे। पीएम राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री और जॉर्डन किंग भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। Prime Minister will arrive in Amman on 15th of December. On the same day, he'll meet His Majesty King Abdullah II for a one-on-one talk, to be followed by delegation-level talks. On the next day, Prime Minister and the King are expected to address the India-Jordan business event, to be attended by leading businessmen from both sides. Prime Minister will also interact with the vibrant Indian community in Jordan, and along with Crown Prince, Prime Minister will visit the historic city of Petra, a city which shares ancient trade linkages with India, weather permitting of course. पीएम वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। जॉर्डन में रहने वाले हजारों भारतवंशी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का। Very excited because पहली बार इतना close से देख रहे हैं. We have heard, we have seen a lot of things what he has done for the country and the nation. So we are trying to. It's very excited to see him for the first time so close. We really hope कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए. Jordan is a very nice place with such a huge crowd, Indian crowd here. So I'm sure sir will like it, and we are so ready to welcome him. भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर यह दौरा बेहद अहम हो चला है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 37 वर्ष के बाद पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। We would like to extend collaboration between Jordan and India in the archaeological and tourism fields, and that would include not only signing these agreements
but also expanding the joint marketing between India and Jordan. मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध भारत जॉर्डन दोस्ती की पहचान है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देश एकजुटता को दोहराते रहे हैं। जॉर्डन के किंग ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच लगभग 2.8 अरब डॉलर का व्यापार होता है। पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में विस्तार की नई इबारत लिखी जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, रक्षा क्षेत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों देश नई ऊंचाइयां छूना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बायलैटरल विजिट एक स्वर्णिम अवसर होगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। तो जॉर्डन में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही खूबसूरत भी हैं और जहां बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक भी जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा समुद्र भी है जिसमें कोई मछली ही नहीं है। आपको हैरानी होगी सुनकर, है ना? लेकिन ये सच्ची बात है, क्योंकि ये बात हो रही है उस समुद्र की जिसे हम दुनिया में मृत सागर यानी डेड सी के नाम से जानते हैं। जॉर्डन से डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो की देखिए ये खास रिपोर्ट। जॉर्डन में समुद्र की ओर एक खिड़की खुलती है, यानी कहें तो एक क्लेफ्ट है। मैं इस वक्त डेड सी के मुहाने पर हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक फैला नीला समंदर। ये जो डेड सी है वो पूरी दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये बिलो सी लेवल है, यानी कि ये दुनिया की सबसे नीची जगहों में इसका शुमार होता है। ये जगह विशेष तौर पर अपने प्राकृतिक चमत्कार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये जो आप देख रहे हैं सफेद चट्टानें, ये दरअसल नमक से बनी है और यही वजह है कि इसके अंदर कोई मरीन लाइफ नहीं है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस नमक और इसकी मिट्टी में ऐसी मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर। मृत सागर यानी डेड सी जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक से लगा हुआ है और यह जॉर्डन की रिफ्ट वैली में स्थित है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जॉर्डन। और अब खबर संसद से। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में इस मामले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक नारे कांग्रेस की नीच मानसिकता को दिखाते हैं। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले पर सोनिया गांधी से माफी मांगने की भी मांग की। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है।
तो कल हुई कांग्रेस रैली में जिस तरह प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहे गए थे, उसी को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा भी हुआ है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, ना कि दुश्मन, लेकिन कांग्रेस की रैली में पीएम को लेकर इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। आज राज्यसभा में इंडिगो हवाई सेवा में अव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया गया। इसे लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन रायडू ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में एयरलाइंस के द्वारा तय किए जाने वाले किरायों की एयर सेवा ऐप के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हालात में हवाई सेवा कंपनियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रियों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे डीजीसीए में है, उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे, लाना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है, ताकि अगर पैसेंजर किसी को लगता है कि ये प्राइस ये हद से ज्यादा है, ये इस समय में होना नहीं चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकता है, तो हम जरूर उस पे ऊपर कार्रवाई करके एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहें टीडी न्यूज़। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले 11 वर्षों में पावर सेक्टर में साल दर साल आए सकारात्मक बदलाव की आज जानकारी दी। इस मोर्चे पर यूपीए सरकार को भी उनकी असफलता के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि पिछली यूपीए सरकार का दौर कोयले की कमी, पावर प्लांट बंद रहने और ब्लैकआउट के लिए जाना जाता था, लेकिन आज ये सेक्टर विकास के लिए जाना जाता है। पिछले साल 1 अरब टन कोयले का उत्पादन हुआ है और आयात लगातार घट रहा है। पिछले 11 वर्षों में 18,000 से अधिक गांवों में पहली बार बिजली पहुंचाई गई। उन्होंने बताया कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के मकसद से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति बिल संसद में पेश किया गया है। ये बिल सिविल लायबिलिटी कानून में बदलाव करेगा। इसके तहत प्लांट चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और उपकरण बनाने वाले सप्लायर्स की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस बिल में एक और खास बात है कि इससे इस क्षेत्र में 49% तक सीधे विदेशी निवेश यानी एफडीआई की भी इजाजत मिल पाएगी। कोल कहाँ 2014 में रोज आपके आर्टिकल्स आते थे, रोज टीवी पेपर में पढ़ने मिलता था, फलाने पावर प्लांट में कोल शॉर्टेज है, फलानी जगह पे बिजली घर बंद पड़ा है। कोल की क्वालिटी को लेके बड़े समस्या और तकलीफें थी और आज प्रोडक्शन अगर जो बदलाव हुआ है वो देखें तो हमने 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन से ज्यादा पिछले वर्ष किया है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूपीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर बिजली आपूर्ति में धार्मिक और जातीय आधार पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपी और राज्य की सपा सरकार के कार्यकाल में मुरादाबाद में हिंदुओं के घरों को बिजली नहीं मिलती थी, सिर्फ यादवों और धर्म विशेष के लोगों को प्राथमिकता मिलती थी। उन्होंने कहा कि वहां के सांसद की शिकायत की जांच कराई गई तो आरोप सच निकला। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच थी, लेकिन हमारी सरकार में सबको बिजली मिली, सबका विकास हुआ। मुरादाबाद के माननीय सांसद बार बार आते थे बोलने कि भाई मुरादाबाद में कोई हिंदू घर को बिजली नहीं दी जा रही है, और हिंदुओं में भी अगर बिजली दी जाती है तो सिर्फ यादवों के घर में। तो मैंने दिल्ली से एक कमेटी बना के दिल्ली से अधिकारियों को भेजा, और आपको हैरानी होगी कि बात सच साबित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राजकुमार गोयल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे इसी वर्ष 31 अगस्त को कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव सीमा प्रबंधन के रूप में भी कार्य किया। वे केंद्र और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और तमिलनाडु के अलावा बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी। इसके साथ साथ बीजेपी विधायक और जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील कुमार शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोश को भी असम विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। आज बीजेपी मुख्यालय में उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। वहीं बिहार के बीजेपी दफ्तर में कल से ही जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल पहली बार बिहार से किसी नेता को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। एक संगठनात्मक नेता के तौर पर नितिन नवीन की विशेष पहचान है। नितिन नवीन अभी पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। 45 वर्ष की उम्र के नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं। बिहार के मंत्री नीतीश नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा नए नेतृत्व की तलाश करती है और उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। उनके मुताबिक नितिन गडकरी और अमित शाह के बाद नितिन नवीन तीसरा बड़ा उदाहरण है जिन्हें संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार से उभरे नेतृत्व को राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश से तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अब बिहार से नितिन नवीन हो, बढ़िया है। उत्तर प्रदेश बिहार का जो है थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और स्वयं पैरवी करने वाले पक्षकारों को व्यक्तिगत पेशी की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने का सुझाव दिया है। इसी मुद्दे को लेकर वकीलों ने चीफ जस्टिस के समक्ष दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता हालात पर चिंता जताई। वकीलों का कहना था कि जब तक अदालत की ओर से सख्त निर्देश नहीं दिए जाते तब तक राज्य सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्कूल अदालत के आदेशों की अनदेखी करते हुए स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 जजों की एक पीठ ऐसा आदेश जारी करेगी जिस पर व्यवहारिक रूप से अमल किया जा सके।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी वकीलों और याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़ने की सलाह दी थी। गोवा नाइट क्लब दुर्घटना के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि कल उन्हें भारत लाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को पहले दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बीच गोवा पुलिस की एक विशेष टीम आज शाम दिल्ली पहुंच रही है। अब इस केस में जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल की यात्रा पर हैं। सर बनी यास फोरम में भाग लेने के बाद विदेश मंत्री आज अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ 16वीं संयुक्त आयोग बैठक और 5वीं रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। सर बनी यास फोरम की बैठक 12 से 14 दिसंबर को थी। यूएई के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल का दौरा करेंगे, जहां वे अपने इजरायली समकक्ष विदेश मंत्री गिडियन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इन बैठकों में भारत इजराइल संबंधों के विभिन्न पहलुओं, आपसी हितों के मुद्दों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होने की संभावना है। अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े रहे भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते उनका इलाज मध्य प्रदेश स्थित रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में किया जा रहा था। डॉक्टर वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। उनका निधन संत समाज और राम भक्तों के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या सहित पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया। प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने शोक संदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोक गमन का आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और अब खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां के सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर 2 बंदूकधारी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले को अंजाम देने वाले दोनों बंदूकधारी पिता और पुत्र थे। इस आतंकी हमले पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मेल लेन्योन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 50 वर्ष के आतंकी को पुलिस ने गोली मार दी है, उसकी मौत हो गई है। वहीं 24 साल का दूसरा आतंकी नवीद अस्पताल में भर्ती है और दोनों आतंकी रिश्ते में पिता पुत्र हैं। आतंकी नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के जश्न के दौरान हुए इस आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस घटना को लेकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री सेनेटर वोंग से बातचीत की है। उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया को भारत का पूरा समर्थन देने की भी बात कही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।